हेलो फ्रेंड्स। डेस्टिनेशन एस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका फिर से स्वागत है। और मैं अभिषेक सिसोदिया डेली की तरह आपके लिए करंट अफेयर से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर के आया हूँ। हमारा मॉडल रहता है कि हम लोग एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद उसके डिटेल टॉपिक का एनालिसिस करते हैं, उनको अच्छे से जानते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर्स का सीरीज। आज 4 जुलाई। तो देखते हैं आज क्या क्या न्यूज़ हमारे कवर पेज को हिट किए हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है, who has recently been appointed as the Secretary General of North Atlantic Treaty Organization। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले आप इसका जवाब दे दीजिए कि अभी हाल ही में उसके सेक्रेटरी जनरल किन्हें बनाया गया है। आपके ऑप्शंस है: ए मार्क राउट, बी जो बाइडेन, सी जेंस स्टॉलनबर्ग, या डी लियोनल इसामी। देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ए मार्क राउट है। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। हम लोग इसको डिटेल में डिस्कशन करते हैं कि आखिर नाटो क्या है, नाटो के अभी जो सेक्रेटरी जनरल बने हैं वो कौन है। देखो, द यूनाइटेड स्टेट्स लेड वेस्टर्न मिलिट्री अलायंस। देखो, नाटो एक तरह का क्या है, वेस्टर्न कंट्रीज का मिलिट्री अलायंस है, जिसमें 30 मेंबर्स यूरोपियन यूनियन के हैं और 2 मेंबर नॉर्थ अमेरिका से बिलोंग करते हैं। ठीक है, समझ लो एक तरह का मिलिट्री डिफेंस अलायंस है, ग्रुपिंग है तुम्हारे वेस्टर्न कंट्रीज का। ठीक है, तो इसमें क्या देख रहे हैं हम लोग कि यूनाइटेड स्टेट्स लेड, मतलब मेनली यूनाइटेड स्टेट्स इसको, मतलब बेसिकली फंडिंग बहुत तरह का चीज़ें हैं जो सपोर्ट करता है। लेड वेस्टर्न मिलिट्री अलायंस नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग नाटो के नाम से भी जानते हैं, हैज़ अपॉइंटेड नेदरलैंड्स प्राइम मिनिस्टर, नेदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर मार्क राउट, नेदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर मार्क राउट को नेक्स्ट सेक्रेटरी जनरल बनाया गया है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। क्वेश्चन दो फॉर्म से पूछा जा सकता है, या तो आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि किन्हें नेक्स्ट सेक्रेटरी जनरल बनाया गया है, तो मार्क राउट, या फिर घुमा के अगर पूछा गया तो किस देश के प्रधानमंत्री को सेक्रेटरी जनरल बनाया गया नाटो का, तो आप ध्यान रखिएगा क्या आंसर हो जाएगा आपका, नेदरलैंड के प्रधानमंत्री को। ठीक है, थोड़ा नाटो के बारे में जान लेते हैं। जिनको बेसिक्स नहीं पता है नाटो का तो मैं बता दूं आपको। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, बेसिकली इसमें कितने मेंबर्स हैं, 32 मेंबर्स हैं। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, और जो अभी 32nd मेंबर था वो कौन था, स्वीडन। ओके, अब 31st मेंबर फिनलैंड था, 32nd मेंबर स्वीडन था। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, ब्रसल्स बेल्जियम में। ये चीज़ ध्यान रखना, ब्रसल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। ओके, और अगर बात करें कि ये कब इस्टेब्लिश हुआ था, अगर बात करें कि ये कब इस्टेब्लिश हुआ था, तो वो हो जाएगा फॉर्मेशन इसका 4 अप्रैल 1949 को नाटो इस्टेब्लिश होता है। ठीक है, और टोटल मेंबर जैसा कि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ 32 मेंबर्स हैं, और 32nd मेंबर कौन है, स्वीडन है। ओके, तो ये बेसिक नॉलेज आप जस्ट इन्फॉर्मेशन रखो। आगे मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रिसेंटली विच कंट्री हैज़ अनाउंस्ड प्लान्स टू इम्प्लीमेंट द वर्ल्ड्स फर्स्ट कार्बन टैक्स। पहली बार कार्बन टैक्स कौन लाइव स्टॉक एमिशंस पे लगा रहा है। ठीक है, तो लाइव स्टॉक एमिशंस पे किसने अभी पहली बार कार्बन टैक्स लगाया है। अगर मैं हिंदी में रिपीट करूं, हाल ही में किस देश ने 2030 में शुरू होने वाले पशुधन उत्सर्जन, मतलब जो भी लाइव स्टॉक पशुओं से आपका उत्सर्जन होता है, एमिशंस होता है, उसके ऊपर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स को लागू करने वाला, योजना को घोषित घोषित करने वाला देश कौन सा है। आपके ऑप्शन है: ए इंडिया, बी डेनमार्क, सी ऑस्ट्रेलिया, या डी न्यूजीलैंड। तो देखिए, अभी जो जिस देश ने लाइव स्टॉक एमिशंस के ऊपर कार्बन टैक्स लगाया है वो कौन सा देश है, आंसर हो जाएगा बी डेनमार्क। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि डेनमार्क ने लाइव स्टॉक एमिशंस पे कार्बन टैक्स लगाया। थोड़ा इसको हम लोग कवर कर लेते हैं। तो देखो, डेनमार्क विल इंट्रोड्यूस द वर्ल्ड फर्स्ट एमिशन टैक्स, उत्सर्जन टैक्स। जनरली क्या होता है कि जो लाइफ स्टॉक्स होते हैं इनसे बहुत तरह के ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज होते हैं, जो कि पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं है। प्रदूषण, मतलब एक तरह से बोलो टेम्परेचर राइज होता है उसे ग्लोबल, आप देख ही रहे होंगे कितना टेम्परेचर इस बार गर्मी में बढ़ गया था। ठीक है ना, तो लाइव स्टॉक से भी पशुओं से भी बहुत तरह के ग्रीन हाउस गैसेज निकलते हैं, जैसे कि मीथेन हो गया, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इस तरह के गैसेज रिलीज होते हैं, जिसके उत्सर्जन से ग्लोबल टेम्परेचर राइज होता है। तो इसी को लेकर के अभी डेनमार्क ने इसके ऊपर कार्बन टैक्स लगाया है। ठीक है, तो उसी वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, डेनमार्क विल इंट्रोड्यूस द वर्ल्ड्स फर्स्ट एमिशन टैक्स ऑन लाइव स्टॉक इन 2030, टारगेटिंग ग्रीन हाउस गैसेस फ्रॉम काउस, पिग्स एंड शीप्स। तो ये सब मवेशी कैटेगरी में आते हैं, जिनके कारण से उत्सर्जन यानी कि एमिशन ग्रीन हाउस गैसेस का होता है। इसके लिए डेनमार्क 2030 से इन सब चीज़ों पे कार्बन टैक्स लगाना चालू कर देगा। ठीक है,
ओके, आगे मूव करते हैं। तो आप इसका जवाब दीजिए। हु अमंग द फॉलोइंग वाज अवार्डेड विद द प्रेस्टिजियस एबल प्राइज फॉर 2024? काफ़ी फेमस प्राइज है ये एबल प्राइज। आपको डिटेल बताएंगे हम, आखिर ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, क्यों दिया जाता है। बट फिलहाल आप इसका पहले उत्तर बताइए कि अभी 2024 में किसे ये प्राइज दिया गया है। आपके ऑप्शंस है गुस्तेव लोकाक्वार्ट, बी मिशेल थालाग्रांड, सी यामिनी जियाओ, या डी लुइस एफ्रेली। देखिए सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा, वो हो जाएगा बी मिशेल थालाग्रांड। याद रखिएगा, मिशेल थालाग्रांड। ठीक है, तो थोड़ा पढ़ लेते हैं इस न्यूज़ को। तो देखो, द एबल प्राइज इज अवार्डेड एनुअली बाय किंग ऑफ नॉर्वे। तो भाई एबल प्राइज कौन देता है, ध्यान रखना इस चीज़ का, किंग ऑफ नॉर्वे। एबल प्राइज सालाना हर साल दिया जाता है भाई किंग ऑफ नॉर्वे। ठीक है, टू वन और मोर आउटस्टैंडिंग, मतलब एक से ज़्यादा लोगों को भी दिया जा सकता है। किस क्षेत्र में, मैथमेटिक्स के क्षेत्र में। ओके, ध्यान रखना इस चीज़ का। नोबेल प्राइज कौन से फील्ड के लिए दिया जाता है, मैथमेटिक्स के फील्ड में। याद रखोगे इस चीज़ को। ओके, फिर देखो इस बार किसको दिया गया, मिशेल थालाग्रांड को। याद रखना, मिशेल थालाग्रांड को दिया गया। अवार्डेड विथ एबल प्राइज फॉर हिज, किस लिए दिया गया, आखिर इनका मैथमेटिक्स में क्या कंट्रीब्यूशन था। ठीक है, तो देखते हैं। फॉर हिज ग्राउंड ब्रेकिंग कंट्रीब्यूशंस टू प्रोबेबिलिटी थ्योरी का इन्होंने काफ़ी ज़्यादा यूज़ करके, उसका एनालिसिस करके अदर आउटस्टैंडिंग एप्लीकेशंस में इनको यूज़ किया है। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहा है। मिशेल थालाग्रांड अवार्डेड विद एबल प्राइज फॉर हिज ग्राउंड ब्रेकिंग कंट्रीब्यूशन टू प्रोबेबिलिटी थ्योरी। प्रोबेबिलिटी थ्योरी में इन्होंने कंट्रीब्यूट किया, और किसमें, एंड फंक्शनल एनालिसिस विथ आउटस्टैंडिंग एप्लीकेशन इन मैथमेटिकल फिजिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। मैथमेटिकल फिजिक्स और स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी थ्योरी में इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, जिस कारण से 2024 का एबल प्राइज आपको मिशेल थालाग्रांड को दिया गया है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन किसी फॉर्म में आए किसको दिया गया, तो ध्यान रखना मिशेल थालाग्रांड को। मैथमेटिक्स के क्षेत्र में एबल प्राइज दिया जाता है, और इनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा, प्रोबेबिलिटी थ्योरी की तरफ कंट्रीब्यूशन था इनका। ठीक है, ओके, आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हाउ मेनी मेडल्स हैज इंडिया वोन इन टोटल इन ब्रिक्स गेम्स 2024? अभी हाल ही में जो ब्रिक्स 2024 गेम्स हुआ, उसमें इंडिया को कितने मेडल मिले। आपके ऑप्शन है A20, B25, C27, या D29। देखो जो सही आंसर हो जाएगा इसका, वो हो जाएगा D29। ठीक है, तो इंडिया ने इस बार ब्रिक्स गेम्स में 29 मेडल मेडल हासिल किया है। तो थोड़ा पढ़ते हैं इसको, ओवरऑल एग्जाम्स में किस कैसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ओके, तो देखो, इंडिया हैज़ वोन अ टोटल ऑफ 29 मेडल्स। ये चीज़ को ध्यान रखना कि इंडिया ने टोटल 29 मेडल्स जीता है ब्रिक्स गेम्स 2024 में, इंक्लूडिंग अब इसमें क्या क्या कैटेगरी, मतलब क्या क्या कौन कौन से मेडल्स हैं अगर बात करें हम लोग, तो 3 गोल्ड्स हैं। ठीक है, 3 गोल्ड, 6 सिल्वर एंड 20 ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, इन ब्रिक्स गेम्स 2024। ब्रिक्स गेम्स 2024 होस्ट कौन था इस बार ब्रिक्स गेम्स 2024 का, तो आंसर क्या होगा, रशिया। याद रखना इस चीज़ का। ओके, होस्ट कौन था ब्रिक्स गेम 2024 का, आंसर इज रशिया। और रशिया ने टॉप भी किया इस चीज़ को। ऑब्वियसली बात है, थोड़ा एफर्ट ज़्यादा लगा होगा, और वहाँ के मतलब स्पोर्ट्स पर्सन का मोटिवेशन भी काफ़ी ज़्यादा हाई होगा जब किसी उसी देश में अगर गेम होता है, तो ठीक है ना। तो रशिया ने इसको टॉप किया है विथ ओवरऑल मेडल टेबल टोटल 226 गोल्ड मेडल्स उन्होंने जीता है, काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। ओके, याद रखना इस चीज़ को, रशिया में ये हुआ और इंडिया ने टोटल 29 मेडल्स जीता ब्रिक्स 2024 गेम्स में। और थोड़ा अगर किसमें कवर कर ले, तो देखो बेलारूस और चाइना सेकंड और थर्ड आए। ठीक है, बेलारूस एंड चाइना फिनिश सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, क्या पता आपको क्रोनोलॉजी सेट करने देते। सबसे पहले रशिया, सबसे ज़्यादा रशिया ने जीता है, उसके बाद बेलारूस, उसके बाद फिर चाइना। द 2024 ब्रिक्स गेम्स वेर हेल्ड इन कजान, कजान दैट इज इन रशिया। ठीक, कजान रशिया में 2024 ब्रिक्स गेम हुआ, याद रखना। आगे अगर ब्रिक्स क्या थोड़ा हम लोग बेसिक कर लें यहाँ पे, तो देखो ब्रिक्स इज अ ग्रुप ऑफ 5 कंट्रीज। जनरली जब ये फॉर्म होता तो 4 ही थे। ठीक है, इसलिए अर्लियर इनको क्या बोलते थे हम लोग, ब्रिक बोलते थे। ठीक है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना। बाद में क्या होता है कि 2010 में साउथ अफ्रीका इसको ज्वाइन करता है, और तब से इसका नाम क्या होता है, ब्रिक्स हो जाता है। लेकिन अभी रिसेंटली इससे 5 कंट्रीज और ज्वाइन कर गए हैं, तो उसके बारे में भी हम लोग बात कर लें। तो देखो इस्टेब्लिश कब हुआ था, 2006 में। फर्स्ट ब्रिक्स समिट 2009 में होता है। हेड क्वार्टर क्या है इसका, शांघाई।
याद रखना इस चीज़ का कि ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ है, शंघाई चाइना में, ठीक है। और ब्रिक्स मेंबर्स की अगर हम बात करें तो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये तो आपको पता ही है, ठीक है ना। साउथ अफ्रीका 2010 में आता है। और अगर अभी बात करें न्यू मेंबर्स की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी आपको स्टेट पीसीएस या किसी एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा क्वेश्चन कि ब्रिक्स के न्यू मेंबर्स कौन कौन से हैं। तो याद कर लो इस बात को यहीं पे कि ब्रिक्स के जो नए मेंबर्स हैं वो है इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब इमारेट्स, ठीक है। इसको रिपीट कर दूं, नए सदस्य कौन कौन है ब्रिक्स के, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब इमारत, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब बताना आपको, रिसेंटली द यूनाइटेड स्टेट्स हैज नेम्ड विच कंट्री एज इट्स मेजर नॉन नाटो अलाय। नॉन नाटो अलाय का मतलब क्या हुआ कि जो नाटो का मेंबर ना होते हुए भी अमेरिका उसको एक तरह से हेल्प करेगा और बहुत सारे नाटो के बेनिफिट्स उनको प्रोवाइड कराएगा। तो इसमें से कौन सी कंट्री है जिसको अभी अमेरिका ने नॉन नाटो अलाय का दर्जा दिया है। आपके ऑप्शन है ए साउथ कोरिया, बी केनिया, सी कॉन्गो या डी चिली। तो देखो जो इसका आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी केनिया को अभी हाल ही में अमेरिका ने नॉन नाटो कंट्री का दर्जा दिया है। थोड़ा जानते हैं इसके बारे। तो देखो, द यूनाइटेड स्टेट्स हैज डेजिग्नेटेड केनिया एज अ मेजर नॉन नाटो अलाय। नॉन नाटो अलाय का मतलब मैंने आपको बता दिया कि नाटो का मेंबर नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ नाटो के बेनिफिट्स उसको दिए जाएंगे और अमेरिका क्या होगा कि उनके साथ कुछ ट्रेड या फिर उनको समझ लो कि मिलिट्री इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करने में डिले नहीं करेगा। ओके, तो देखो क्या चीज़ है। तो यूनाइटेड स्टेट्स ने केनिया को मेजर नॉन नाटो अलाय घोषित कर दिया है, ठीक है। द डिसीजन ब्रिंग्स केनिया अंडर द आर्म्स एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट। तो अमेरिका का जो आर्म्स एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट है उसके अंदर अब एक केनिया आ गया है, ठीक है। अलाउइंग, जिसके थ्रू क्या होगा, जो कि अलाउ करेगा डिलीवरी ऑफ आर्म्स टू कंट्री फॉर व्हाट द एक्ट कॉल्स लेजिटिमेट सेल्फ डिफेंस। बोलने का मतलब कि अगर ये आर्म्स एक्ट के थ्रू किसी कंट्री को उसमें इंक्लूड कर लेते हैं तो लीगली अमेरिका उनको आर्म्स प्रोवाइड करा सकता है, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका मतलब था। तो ध्यान रखना कि अभी मेजर नॉन नेटो अलाय अमेरिका ने किसको ये मतलब दिया है ये स्टेटस, तो दैट इज फॉर केनिया। ओके, मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब आप बताइए कि न्योमा चुशुल, काफ़ी थोड़ा सा नाम प्रोनाउंसिएशन में, न्योमा चुशुल रीजन रिसेंटली सीन इन न्यूज़ ड्यू टू फ्लैश फ्लड्स इज लोकेटेड इन विच स्टेट या यूटी। अब वो क्या बताना है कि न्योमा चुशुल रीजन जो अभी खबरों में था किस कारण से, तो फ्लैश फ्लड आई बाढ़ के कारण जो कि अभी न्यूज़ में था। आपको बताना है ये किस राज्य या फिर किस केंद्र शासित प्रदेश में है। आपके ऑप्शन है ए असम, बी सिक्किम, सी लद्दाख या डी उत्तराखंड। देखो जो आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा वो हो जाएगा सी लद्दाख। इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, ठीक है। तो न्योमा चुशुल रीजन जिसमें अभी हाल ही में बाढ़ आया था वो लद्दाख रीजन में है। थोड़ा सा इसका खबर को जानते हैं कि आखिर ये न्यूज़ क्यों आया सरफेस पे। तो देखो, रिसेंटली हाल ही में 5 आर्मी के जवान इंक्लूडिंग जूनियर कमीशन ऑफिसर जूनियर कमीशन ऑफिसर और 4 जवान्स, ठीक है, डाइड व्हेन देयर T-72 टैंक गॉट स्ट्रक इन द श्योक रिवर। बोलने का मतलब श्योक नदी में 5 जवान के टैंक एक्चुअली फंस गए थे श्योक नदी में, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज का, जो कि कहाँ है, कौन से रीजन में था, न्योमा चुशुल रीजन में था, ठीक है। तो मैं रिपीट कर दूं, न्योमा चुशुल रीजन जो कि लद्दाख में पड़ता है, वहाँ पे श्योक नदी में अचानक से आई बाढ़ में हमारे आर्मी के 5 जवान फंस गए अपने टैंक T-72 के साथ, ठीक है ना, जो कि ईस्टर्न लद्दाख में पड़ता है। ओके, ड्यू टू सडन वाटर लेवल राइज डिस्पाइट रेस्क्यू, बहुत कोशिशों के बावजूद भी स्ट्रॉन्ग करेंट्स प्रिवेंटेड देयर रेस्क्यू, बहुत कोशिशों के बाद भी बहुत तेज धारा पानी में होने के कारण बहाव से उनको बचाया नहीं जा सका, ठीक है। तो इस कारण से ये न्यूज़ में आ गया। तो आप ध्यान रखना अगर ये क्वेश्चन का फॉर्म ले ले किसी एग्जाम में, ठीक है। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आप बताओ, स्वालबार्ड
स्वालबार्ड रिसेंटली सीन इन द न्यूज़, स्वालबार्ड जो कि हाल ही में खबरों में देखा गया, इज एन आर्कीपेलागो का आर्कीपेलागो क्या होता है? बहुत सारे आइलैंड का एक समूह, ठीक है, छोटे छोटे आइलैंड्स, बहुत सारे इस तरह के छोटे छोटे कहीं भी आइलैंड्स होंगे ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक आर्कीपेलागो बोलते हैं ओवरऑल, ठीक है ना। जैसे अंडमान निकोबार भी है, बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड है, ठीक है, तो उसको द्वीप समूह भी आप बोल लो, द्वीप समूह भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि स्वालबार्ड जिसको अभी हाल ही में न्यूज़ में देखा गया था, इज एन आर्कीपेलागो जो एक द्वीप समूह है, लोकेटेड इन विच ओशन, आखिर ये किस सागर में लोकेटेड है? आपको ये बताना है किस महासागर में ये लोकेटेड है। आपके ऑप्शंस है ए आर्कटिक ओशन, बी इंडियन ओशन, सी अटलांटिक ओशन, या डी पैसिफिक ओशन। तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ए आर्कटिक ओशन, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं इसके बारे में थोड़ा। तो देखो, साइंटिस्ट आर एक्सप्लोरिंग द हाइड्रोथर्मल वेंट्स। हाइड्रोथर्मल वेंट्स क्या होता है? देखो, समुद्र के नीचे ना बहुत ज़मीन से तुम्हारे गर्म हवा और पानी निकलते हैं साथ में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वेंट बोलते हैं, ठीक है। तो क्या है कि साइंटिस्ट आर एक्सप्लोरिंग द हाइड्रोथर्मल वेंट्स ऑन स्वावलबार्ड किन्पोविक रिज। किन्पोविक रिज, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है किन्पोविक रिज कहाँ हो सकता है, तो ध्यान रखना वो भी आर्कटिक रीजन में है। तो किन्पोविक रिज 500 किलोमीटर लॉन्ग रिज, 500 किलोमीटर लॉन्ग रिज है, ठीक है, जो कि कहाँ है? आर्कटिक ओशन में है, ओके। यहीं के वेंट से गर्म हवा गर्म पानी निकल रही है, उसी को साइंटिस्ट लोग रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, जो कि कहाँ पड़ता है? स्वावलबार्ड में, ठीक है। और स्वावलबार्ड कहाँ है? आर्कटिक आर्कीपेलागो में या आर्कटिक रीजन, ठीक है, जो कि नॉर्वे गवर्नमेंट के अंदर आता है, नॉर्वेजियन देश के अंदर आता है, ठीक है। इट लाइज बिटवीन नॉर्थ पोल एंड नॉर्वे, कवरिंग 61,022 स्क्वायर किलोमीटर विद अ मेजॉरिटी ग्लेशिएटेड, मतलब ज़्यादातर यहाँ पे ग्लेशियर्स हैं। तो आप बस इतना याद रखो कि अभी जो साइंटिस्ट लोग हाइड्रोथर्मल वेंट्स, जो कि गर्म हवा और पानी आ रहा है, उसका जो रिसर्च कर रहे हैं स्वावलबार्ड रीजन में, वो कहाँ है? वो आर्कटिक ओशन में, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग, ओके। आज का लास्ट क्वेश्चन आपको ये बताना है कि रिसेंटली 3 बुक्स ऑन फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू वेर लॉन्च्ड बाय होम। आपके ऑप्शन है ए द्रौपदी मुर्मू, बी राजनाथ सिंह, सी अमित शाह, या डी नरेंद्र मोदी। ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस क्लास में कराया हुआ है, तो प्लीज़ अगर आपको आंसर पता है तो आंसर जरूर कमेंट करें, अगर नहीं पता है तो प्रीवियस वीडियो देख करके इसके आंसर को ज़रूर कमेंट करें, ठीक है। तो ये आज का कुछ शॉर्ट एंड क्रिप्स टॉपिक था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली इसको लाइक करें। मिलते हैं कल फिर इसी तरह के शॉर्ट एंड क्रिप्स वीडियो से, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।